फिर से जो है हम प्रोग्राम लेके आपके पास आ चुके हैं। मैं हूं आरजे बहीरा फैसल खान। मेरे साथ मौजूद होते हैं स्टूडियोज़ में हर जुमेरात को सैयद कासिम अली शाह। और लास्ट वीक भी आपने एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक सुना काउंसलिंग के हवाले से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं अगर ये कहूँ कि थोड़ा सा लिंक्ड है पिछले वीक से तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन एक एस्पेक्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है आज के हमारे सब्जेक्ट का। और मेरा ख्याल है कि ये ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें देखते भी हैं वीडियोस और जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, यंगस्टर्स, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, स्कूल्स में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए शो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। सो हमारे साथ कासिम अली शाह स्टूडियो से मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके काउंसलिंग वाले शो से लोग बहुत मुस्तफीद हुए, बड़ा फ़ायदा उठाया और तमाम लोगों को बहुत सारी डायरेक्शंस आपने बताई। आज हमने सोचा कि काउंसलिंग को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और काउंसलिंग से लिंक करते हैं थोड़ा सा करियर काउंसलिंग को। और करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, अगेन मैं यही कहूँगी कि अभी अभी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। लास्ट शो में भी हमने ये बात की थी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि करियर काउंसलर का ऑफिस बाकायदा मौजूद हो। ऑल्दो वो अक्सर खाली पड़ा होता है, बिकॉज आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ कोई नहीं जाता बच्चे अमूमन, लेकिन वो अब ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में महसूस होने लगी। हमें बताएं कि करियर में काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा देखिए, ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे साथ ज़िंदगी में मुआश, पैसा, चीज़ें जुड़ी हुई हैं और एक क्वालिटी की लाइफ जो सी है उसमें दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपका ज़हनी सुकून भी बड़ा ज़रूरी है, आपको पैसा भी चाहिए। तो जो आपका पेशा है वो अगर आपकी पसंद का नहीं है और वो पेशा जो सा है वो आपके मन को भाता नहीं है तो वो पेशा आपके लिए बर्डन बन जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स ऐसी हैं, को लोग देख के रश करते हैं, क्या जॉब है जी, जबरदस्त जी, लेकिन जब आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं वो रोता हुआ नजर आता है। कहता है जी मैंने ये करना नहीं था, ये मेरी फील्ड नहीं थी, मैं तो बस क्लिक किया, मेरिट पे आया, बनते बनते रस्ते में चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मुझे काम पसंद नहीं है। करियर प्लानिंग का मतलब ये है कि आप ये ढूंढें आप किस काम के लिए बने हैं, आप वो काम आपकी स्ट्रेंथ भी है कि नहीं है। अच्छा, वो काम आप में गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, देखो ख्वाहिशें हजार हो सकती हैं लेकिन टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, वो 1 2 3 ही होते हैं, ज्यादा टैलेंट नहीं होते हमारे पास। तो जब आप डिस्कवर करते हैं, अपनी तलाश करते हैं, खुद को ढूंढते हैं, तो उस वक्त वो वक्त होता है फैसला करने का कि आपने जाना किस तरफ है और आपको सक्सेस किस में मिलेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड इसमें करता जाऊं, बहुत से लोग पीएचडी उन्होंने की है, एक केस स्टडी छोटा सा, पीएचडी फिजिक्स, और जब वो अपना टेस्ट करवाता है अमेरिका में जाके तो टेस्ट में रिजल्ट आता है कि आपको एचआर में होना चाहिए था। वो सर पकड़ता है, कहता है जी मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैंने तो जिंदगी फिजिक्स को दे दी है। वो कहते हैं आप आजमा लीजिए, आप एचआर में जाइए और असिस्टेंट की सीट पे आ जाइए, 2 साल बाद आप कहेंगे कि टेस्ट का जवाब ठीक था। और वही होता है, वो जब एचआर में एज अ असिस्टेंट जाता है तो 2 साल के बाद रीजन का एचआर हेड होता है। वो कहते हैं जी जो सक्सेस मुझे 30 साल में नहीं मिली, वो सक्सेस मुझे 2 साल में मिल गई है। राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना, ये है करियर प्लानिंग। अभी भी वैसे अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उसमें अक्सर वालिदैन ने मेरे से जो है वो काफ़ी एतराज़ करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि जो बच्चा लाइक है, लड़का जो है वो इंजीनियर बनेगा और जो लड़की लाइक है वो डॉक्टर बनेगी। अब डॉक्टर इंजीनियर बनने के अपने अपने फ़ायदे हैं, लड़का इंजीनियर बनेगा तो वो हर लिहाज से समझा जाता है कि भाई ये सुपीरियर है। लड़की जो डॉक्टर बनेगी उसके रिश्ते भी अच्छे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सॉरी बट 99% लड़कियाँ डॉक्टर इसलिए बनती हैं कि उनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्ती बच्चों को एक ऐसी फील्ड में डाल दिया जाता है कि भाई अब तुमने यही करना है। उनका दिल भी नहीं होता, ना वो पढ़ते हैं, कभी ना खुश रहते हैं जिंदगी में सारी। ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ करियर प्लानिंग है वालिदैन की ख्वाहिश उसका नाम उन्होंने प्लानिंग रखा हुआ है जी, हम अपने करियर को प्लान कर रहे हैं और उसमें ताबेदार बच्चा तो बन जाता है लेकिन नाकाम इंसान होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ताबेदार बच्चा होना एक चीज है और कामयाब इंसान होना कुछ और चीज है। तो होता है वालिदैन की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं कि बेबे जी बड़ी खुश होगी, अब्बा जी बड़े खुश हो गए बेटी डॉक्टर बन गई है, कि जी देखें व्हाइट कोट पहना होता है, डॉक्टर है। वो ये नहीं देख रहे कि उस पेशे में जाने से वो खुश कितनी है। अच्छा, उसके अंदर एक फ्लो आया, इसे प्रोफेशनल फ्लो कहते हैं। आप मिसाल लीजिए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है प्रोग्राम शुरू किया अभी में खत्म हो जाता है। अच्छा, वो अभी में नहीं, उसको खत्म होते टाइम लगता है, लेकिन फ्लो इतना अच्छा होता है कि आप वो काम करते करते एंड हो गया उसका। जो आपका पेशा है, याद रखना, वो कल की बात आप ज्वाइन करते हो, बाल सफेद हो जाते हैं, कहते हैं यार मजा आ गया, 30-40 साल मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे हैं कि मजा आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं कि अगर डॉक्टर बन भी गई है वालिदैन की ख्वाहिश से, उसने कितनों को नुकसान दिया,
कितने मरीज मार दिए, कितनों की जिंदगी जो सी उसने गारत कर दी, उस तरफ कोई नहीं देखता। यानी कि रॉन्ग पर्सन का, गलत बंदे का किसी फील्ड, सही फील्ड में आने से जितना नुकसान होता है, कभी इस डैमेज को मैयर नहीं किया जाता। तो जब तक ये वालिदैन अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ रख के इस हकीकत को नहीं मानेंगे, इमाम मालिक का जुमला मुझे याद आता है, आप फरमाते हैं इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसको दो पैदाइशों का सामना है, एक माँ के पेट से दुनिया में आना, दूसरा उस पैदाइश के बाद ये ढूंढना कि मैं दुनिया में आया क्यों था। दुनिया में आने का जवाब जब मिलता है तो फिर आपका एक ट्रैक बनता है और उस ट्रैक पे आपकी सक्सेस, आपकी स्पीड जो सी मार्वलस होती है। सही। आज का शो बड़े मजे का होने वाला है क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ी चीजें आ रही हैं। मैं भी कासिम शाह साहब से पूछूंगी और मैं अपना भी ये मैं आपको बताती हूँ कि माय पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। उन्होंने पक्का था कि बेटी ने डॉक्टरी बनना है और मैं डॉक्टर नहीं बनी। और जो मीडिया की फील्ड मैंने चूज की वो बड़ी कंट्रोवर्शियल फील्ड है मीडिया की, और उसमें आपको खासतौर बेटी को भेजते हुए पेरेंट्स बड़ी दफा सोचते हैं कि मैथ कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज पढ़ क्यों रही है और इसमें क्या पढ़ रही है। सो वो तो थोड़ा गफलत में वो बेचारे, उनको समझ नहीं लगी। आपके पेरेंट्स को पता था कि आपने काउंसलर बनना है और आपने ट्रेनर बनना है, या वो भी कहते कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है? अच्छा, मेरी दास्तान जो सी है वो भी सब बच्चों वाली दास्तान है। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे वालिदैन की पहली ख्वाहिश जो, यानी उन्होंने बाय फोर्स मुझे फील करवाया कि तुमने मैट्रिक में 9th-10th में साइंस रखनी है। हाँ। अच्छा, मैं अगर सच कहूँ तो कुदरत मुझे बता रही है तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। अच्छा, लेकिन मेरे वालिदैन की ख्वाहिश क्या है कि तुमने अगर साइंस ना पढ़ी या साइंस ना रखी तो हम नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने पढ़ ही ली। लकीली मेरी पिक अच्छी थी, मैं रिटेन करता था, मुझे प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी थी, हैंडराइटिंग लकीली बहुत अच्छी थी, और मैट्रिक में नंबर अच्छे आ गए। उस नंबर अच्छे आने की सजा ये मिली कि कॉलेज में दाखिला अच्छे तरीके से मिल गया और एफएससी रख ली, प्री इंजीनियरिंग में चले गए। अच्छा, फिर उनकी मैं उन्हें कह रहा था थोड़ा सा सुने तो सही, मेरी भी बात सुन ले, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाने दे, मैंने आर्ट्स पढ़नी है, मैं कोई लिटरेचर पढ़ूं, मैं कोई साइकोलॉजी पढ़ूं, मैं कोई बिजनेस स्टडीज को पढ़ लूं। नहीं 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 नहीं, हमारी ख्वाहिश ये है तुमने इंजीनियर बनना। जब मैं एफएससी कर रहा था तो उसमें नंबर अच्छे आ गए। अब मुझे सजा क्या मिली, मुझे यूईटी जाना पड़ गया। अच्छा, मैं यूईटी गया तो मुझे यूईटी में, अब ये एक ऐसा वक्त था जब मेरी 19-20 साल उम्र हो चुकी थी और एक बगावत जोन सी थी ना अंदर के, कासिम अली शाह की बगावत वो उठ रही थी क्योंकि बाहर के प्रेशर्स कम हो रहे थे, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, पढ़ाता था, अर्न करता था, अब मैं अपनी राय का इजहार कर सकता था। तो बरीरा मैं मुकाबले के इम्तिहान की तरफ चल पड़ा। मैंने इंजीनियरिंग को खैरबाद कहा, उस तरफ नए ट्रैक्स बनने लग पड़े, एमबीए कर लिया। एमबीए किया तो पता लगा कि दुनिया तो बिल्कुल और तरह, एक तनख्वाह के लिए रिंग रहा है, एक बिजनेस करके झटके में इतना कमा लेता है कि कहां से कहां निकल जाता है। फिर एक नई दुनिया मैंने ढूंढी, वो थी एक्सपर्ट्स की दुनिया। वो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर लोग थे। लाइक कोई लिटरेचर में है तो इशफाक अहमद है, कोई शायर है तो अहमद फराज है, कोई सूफीज्म में है तो वासिफ अली वासी। मैंने इन लोगों को देखा, यार ये कौन लोग हैं जो जिंदगी भी शान से गुजारते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इस माशरे को कुछ दे के जाते हैं, और उसके साथ साथ बड़ी बात ये इनका एहतराम भी होता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पर बताऊंगा, मेरी स्टोरी में से भी निकलता और ये रियलिटी भी है। इंसान इस दुनिया में आने के बाद अगर ये राइट टाइम पे ढूंढ लेना कि मेरी इंस्पिरेशंस कौन है, ग्रो कर जाता है। इंस्पिरेशन आपकी ड्राइव बनती है, इंस्पिरेशन आपका इंजन बनती है, इनर ड्राइव, इनर मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन आपके रोल मॉडल्स होते हैं। तो आई वाज लकी, वो इस यूनिवर्सिटी लाइफ में वो तमाम लोग मिल गए। तो बगावत जोन सी थी, मेरी बगावत थी, यूनिवर्सिटी से बगावत, घर वालों से बगावत, शदीद क्रिटिसिज्म था, एक ही फार्मूला था, या मैं बोलूं जवाब दूं या मेरे रिजल्ट्स बोलें। तो आज बरीरा रिजल्ट्स बोल रहे हैं, आज वालिदैन कहते हैं तुमने सही किया था। सही, जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल मैं पूछने जा रही हूँ और ये पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़े कंफ्यूज होते हैं अक्सर पेरेंट्स कि भाई अब इतने सारे निज़ाम तालीमी इकट्ठे पाकिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान में एफएससी मैट्रिक सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में ए लेवल्स ओ लेवल्स चल रहा है, पाकिस्तान में आईबी सिस्टम भी चल रहा है। तो कौन सा सिस्टम, मुझे ये पर्सनली फील होता है कि मैट्रिक एफएससी में हम बच्चे की सोच को बहुत मुहित कर देते हैं, बहुत महदूद कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये पढ़ने। ए लेवल्स में फायदा ये है कि सब्जेक्ट्स की वैरायटी मौजूद है, बच्चा चूज कर सकता है। मैंने क्या, आईबी इज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, के प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप लर्न करें। आप किस सिस्टम को समझते हैं कि बच्चे के लिए बेहतर है? कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को इस सिस्टम में पढ़ना चाहिए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एजुकेशन का मानी क्या है। जब तक ये हमें मीनिंग नहीं ना पता, हम ये तीनों सिस्टम्स को नहीं समझ सकते। मैं मिसाल आपको देता हूँ। मेरे मुताबिक एजुकेशन का जो मानी है, जो डेफिनेशन है, एजुकेशन सेल्फ डिस्कवरी को आसान कर देती है। नंबर 1, एजुकेशन आपकी जिंदगी के डिसीजंस को आसान करती है, बाशऊर इंसान अच्छे फैसले करता है। नंबर 3, एजुकेशन
आपको उस जगह पे ले जाती है जहां पर आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, खुद के लिए भी और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी। एजुकेशन आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, आप जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करके कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है जी। अब इन 4 अगर बातों को पकड़ लें, वैसे तो एजुकेशन की कई डेफिनेशंस हैं, 4 बातों को पकड़ लें तो आसान सी बात ये पता लगी, अगर आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वाला सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम भी ये 4 नतीजे दे देता है तो ये ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अगर आपका ओ लेवल ए लेवल वाला सिस्टम ये 4 नतीजे देता है, सिस्टम ठीक है। एंड नंबर 3, आईपी वाला सिस्टम जो सा है, अगर ये 4 नतीजे देता है तो ठीक है। अब आते हैं हकायक क्या है। आपको मैट्रिक वाले भी कहीं रियली एजुकेटेड मिलेंगे जिनमें वाकई वर्थ है, आप कहेंगे पढ़ा लिखा बंदा, यार क्या बात है। आपने बड़ा ये कॉमन सुना होगा कि इस मुल्क के बेशुमार ऑफिसर्स ऐसे हैं, सीएसपीज ऐसे हैं, फौज में ऐसे लोग हैं जो टाटों से पढ़े हुए हैं, क्योंकि 4 चीजें जिंदगी में कहीं से आ गई उनकी। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ओ लेवल ए लेवल किया है लेकिन ये 4 चीजें नहीं है, उन्होंने भी ढूंढा नहीं है, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है लेकिन उनका म्यार ये है कि वो एक कॉल सेंटर की छोटी सी जॉब कर सकते हैं, वो कोई सोच नहीं सोच सकते, खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। अच्छा, अब जब ये 4 चीजें आप ले लेते हैं तो कहीं आपको आईबी के मिलेंगे, वो भी नाकाम है। अच्छा, कुछ कामयाब मिलेंगे आपको, तीनों जगहों पे कुछ कामयाब मिलेंगे, कुछ नाकाम मिलेंगे। बात यह है कि रिजल्ट को अगर आप देख लें तो तीनों सिस्टम ठीक है, सही। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो तीनों सिस्टम गलत है, सही। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे अपने फैमिली फ्रेंड्स में कि कुछ एक बच्ची थी बड़ी, वो ब्रिलियंट, ए लेवल्स किया, उसके बाद पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर भेजा। सबसे मजेदार बात कि इतना इन्वेस्ट करके मुल्क से पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो हमारे दिमाग में बिजनेस पढ़ने गई होगी या कोई यही सब्जेक्ट्स जो नॉर्मली पढ़े जाते हैं, लेकिन वो उसको भेजा गया कुलिनरी आर्ट्स के लिए। शी वांटेड टू बी अ शेफ, उसने शेफ बनने के लिए वो ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर के मुल्क चली गई। जी, एक बड़ा ही जबरदस्त मेरे जिंदगी में एक ही ये केस मैंने देखा, एंड आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग द पेरेंट्स कि आपने इतना माशाल्लाह पैसा भी आप कर रहे हैं, फिर बेटी को भेज रहे हैं और बनने भी वो जा रही है शेफ, शी वांट्स टू स्टडी कुलिनरी आर्ट्स। तो उसके फादर ने कहा कि इसमें वो टैलेंट मौजूद था, इसमें वो स्पार्क था क्रिएटिविटी का। तो आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे, बच्चों में वो स्पार्क कैसे वो ढूंढे? मैं ये कहूंगा कि वालिदैन को बच्चे का एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उस टैलेंट का एहतराम करना चाहिए जो अल्लाह ने उसमें डाला है। सही। अगर आप उसे निगेट करते हैं ना, आप अगर उसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहीं ये फील करवाते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारी ख्वाहिश ज्यादा बड़ी है या जमाने का ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है और जो तुम्हारा टैलेंट है वो तो किसी काम का नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जो काम आपको पसंद है ना वो आज या कल आपको पे बैक जरूर करता है। आज मॉडर्न जो थ्योरीज है ना एजुकेशन पे, वो है सिथ गॉर्डन की, इस पे एक अलग प्रोग्राम हमने करना है सिथ गॉर्डन पे। सिथ गॉर्डन की थ्योरीज ये है, वो कहता है कि वो शख्स जो किसी काम को मजे से करता है और वो काम उसे पे नहीं कर रहा, उसे पे बैक नहीं कर रहा, फाइनेंशियल फायदा नहीं दे रहा, कुछ ही वक्त के बाद वो उसको इतना बड़ा फायदा दे देगा कि वो हैरान हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा मानना ये है कि नहीं जी तनख्वाह होनी चाहिए, नहीं जी मंथ के बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। इधर इस देखो माश के बड़े मसाइल हैं, इस मुल्क में गुर्बत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि करियर प्लानिंग जोन सी है वो इधर फिट भी नहीं आती, एक लिहाज से, एक एंगल से देखो। मसाइल, लोग कहते हैं कुछ कमाएं, अब बच्चे की उम्र 24 साल हो गई है, पढ़ते पढ़ते तालीम मुकम्मल हो गई है, नौकरी मिली कोई नहीं है, कमाना है, वालिदैन फीसें दे रहे हैं, खर्चे उठा रहे हैं, शादी करनी है, वो बेचारा अपनी पसंद की फील्ड में जाने की बजाय ना क्लर्क भर्ती हो जाता है। वो कहता है छोटी मोटी नौकरी मिले, मेरी शादी हो जाए, मेरी जिंदगी चले। देखो, करियर प्लानिंग या पसंद के काम 2 ही लोग कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आज का। या जो दबंग है फाइनेंशियली, जिसकी बैक अच्छी, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी, कि पुत्र कोई टेंशन नहीं, तू काम कर, हम देख लेंगे। नंबर 2, दूसरा वो कर सकता है जो बागी है, जो कहता है कि जी मैं फड्डे लूंगा, मैं जमाने की बातों को सुनूंगा, जो क्रिटिसिज्म को सुनूंगा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन करूंगा वो जो मेरा दिल कहता है। आपने कभी सुना है जितने बड़े शायर होते हैं और जितने पेंटर्स होते हैं, जितने अच्छे राइटर्स होते हैं, जितने अच्छे फनकार होते हैं, इनको लोग बड़ी ताने दे रहे होते हैं जिंदगी में। इनका एक ऐसा वक्त होता है इन्हें बड़ा बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, बाज नहीं आते, मार भी खाते हैं अब्बा से, फिर भी जाके गाना गाते हैं। क्रिकेटर्स की कहानियां पढ़ी है सारे, उन्हें घर से इतनी मार, इतना क्रिटिसिज्म, कई ऐसे हैं शलवार पहन के, टी शर्ट पहन के पेशावर की गलियों से शुरू किया, नेशनल टीम तक गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। बात यह है कि एक सच्चा टैलेंटेड इंसान ब्रेव होना चाहिए, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। कभी कभी गुजारा करना पड़ता है। देखो, एहसान दानिश ने भी ईंटें उठाई, मजदूरियां की, यूनिवर्सिटी की दीवारें बनाई, लेकिन उन्हीं दीवारों के साए तले शामियाने लगे और उसके ही मुशायरे हुए।
यानी कि अपने टैलेंट का कभी गला ना घोटो, उसको ज़बा ना करो, उसको साथ साथ चलाते जाओ, उसको पालो, उसको जवान करो। एक दिन वो जवान होके आपको फ्रूट जरूर देगा, क्योंकि वो अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का तोहफा है। और मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का इनाम और अल्लाह का तोहफा जिसमें आपका फ्लो बनता है वो आपको पे बैक ना करे। अच्छा, यही वजह है, ये जो आपने पॉइंट रेज किया ना, आज आप लोग देखें कि हमारे पास स्पोर्ट्समैन कितने आ रहे हैं, हमारे पास म्यूजिशियंस कितने नए आ रहे हैं, हमारे पास आर्टिस्ट कितने नए आ रहे हैं। अगर हम लिस्ट बनाएं तो शायद हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ये चंद। उसकी वजह ये है कि ये बात नहीं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट बच्चों में है, बच्चों को उस फील्ड में जाने ही नहीं दिया जाता। एक मैंने आपसे और चीज़ डिस्कस की, आज चूँकि ज़रा यंगस्टर्स का प्रोग्राम है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी फैमिली में मौजूद हैं, फैमिली फ्रेंड्स में मौजूद हैं, कि मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं, अम्मा अब्बा ने कोई मतलब साल नहीं छोड़ा जिसमें कि उसको दोबारा टेस्ट है। बच्ची की उम्र जो है पहुंचते पहुंचते 24 साल हो गई, बट वो बेचारी दे रही है, बार बार टेस्ट रिपीट करिए, चौथी अटेम्प्ट में हो गया एडमिशन। ये क्या है? आई मीन, हाउ कैन वी स्टॉप द पेरेंट्स नॉट डू दिस विद द चिल्ड्रन? मैं एक बात बताऊं, जितना नुकसान बरीरा पिछले 20 साल में 17, 18, 20 साल एंट्री टेस्ट और मेडिकल के क्रेज ने दिया है ना, इतना नुकसान शायद एटम बम नहीं देता। लोग बच्चे साइको पेशेंट बन गए, बिल्कुल वालदन पेशेंट बन गए हैं। बच्चे जोन से हैं वो उसके बाद अगर फील्ड चेंज भी बच्चियां करती हैं, यार वो खुशी से नहीं करती। वो क्या, उनकी सितम देखो क्या होता है, वो फील्ड चेंज करती हैं, रो दो के फिर एमएससी कर रही होती हैं, रो दो के वो बीडीएस कर रही होती हैं, फार्मेसी में रो दो के, यानी कि खुशी से नहीं करती। अच्छा जी, ख्वाब चकनाचूर हो गया, हमारा मेडिकल में नाम नहीं आया। खुदा के बंदो, पैशन पैशन रहना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। जब चीजें ऑब्सेशन बन जाए ना, खपत बन जाए, तो वो नुकसान देती हैं, फायदा नहीं देती। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ और वो राइट टाइम पे फील्ड चेंज करता है, देखो करीब करीब फील्ड में भी कमाल होता है कि ABCD4 मेडिकल से 14 फील्ड्स जुड़ती होंगी, इंजीनियरिंग से 14, अगर इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग करने वाला 10 और भी फील्ड्स हैं, ऑफर दुनिया कर रही है उसको। यूनिवर्सिटी पंजाब से आप पढ़े हो, मैं पढ़ाता रहा हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, 84 डिपार्टमेंट है, शायद 80 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं। बात यह कि डिपार्टमेंट ये बेवकूफ है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हुई है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, इतने बड़े इदारे चल रहे हैं। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं, और ये सारी यूनिवर्सिटियां जो ऑफर कर रही हैं कोर्स को, बेवकूफ तो नहीं है। आखिर खपत कहीं ना कहीं तो हो रही होती है। मैं ये कहता हूं, मेरी डेफिनेशन ये है, फील्ड आम सी हो, आपको खास होना चाहिए। स्कोप कभी भी फील्ड में नहीं होता, बिल्कुल बंदे में होता है। बंदा टैलेंटेड है वो आगे निकल जाएगा, बंदा टैलेंटेड नहीं है। तुमने डॉक्टर रुलते देखे कभी? अल्लाह की कसम, ऐसे काबिल डॉक्टर हैं, वो रुल रहे होते हैं, दुख होता है यार, इतना काबिल पढ़े लिखने के बावजूद क्लिनिक नहीं चलता। अच्छा, आपने इंजीनियर कभी रुलते देखा है? इतने काबिल इंजीनियर मैंने देखे हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिली, वो आगे नहीं बढ़ सके। बात है कि आपने अगर टैलेंट को डिस्कवर किया है तो फिर एक और जुर्रत कीजिए, अपनी पिछली फील्ड को छोड़ने की हिम्मत कर लीजिए। सही। और ये एग्जैक्टली एक बच्चे हमारे पास आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और वो पहला सवाल, अच्छा मैम मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में बैचलर्स कर लूँ, इसका क्या स्कोप है? तो वो जो बात आज कासिम साहब ने कही है, इसको तो आप पल्ले बांध लें कि स्कोप जो है वो फील्ड में नहीं है, वो आपकी अपनी ज़ात में है। वो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें या मीडिया पढ़ें या आप डॉक्टरी पढ़ें या इंजीनियरिंग पढ़ें, स्कोप तो आपकी अपनी ज़ात के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग में, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को पेरेंट्स तो बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते। यानी कि वो बेचारा सारा दिन स्कूल पढ़ के आता है, आगे उसकी ट्यूशन शुरू करा देते हैं, उसके बाद फिर इस्लामिक लर्निंग का भी हमारा एक सेक्शन वो भी मस्ट है, उसमें बच्चा थक के सो जाता है। यानी उसकी ज़िंदगी में कि वो कोई म्यूज़िक सीख ले, वो कोई स्पोर्ट्स खेल ले, वो कुछ उसका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है। और ये मैं आपकी तरफ भेजती हूँ जवाब को, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी मुझे मिला, उसने बताया कि मैंने अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और बाहर के लोगों ने ये नहीं पूछा कि पढ़ा क्या, उन्होंने ये पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे उसको उन्होंने स्कॉलरशिप भी दे दिया। ऐसा भी होता है। देखो दुनिया मान गई है, आज हमें मानना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बांझ है। ये बड़ा सख्त मैंने जुमला बोल दिया कि ये तो काबिलियत पे नहीं, सिस्टम ही काबिलियत क्यों नहीं है, जरा सुनिएगा। 1986 में एक थ्योरी आई, ये थ्योरी थी हार्वर्ड गार्डनर की। इस थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी का कमाल यह कि इसने दुनिया के तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है इनको हिला के रख दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने अपाहज बच्चों पे, मेंटली रिटार्ड बच्चों पे रिसर्च शुरू की। इसे एक अजीब बात पता लगी कि कुछ बच्चे मेंटली अपाहज हैं, यानी बहुत काबिल नहीं है, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे हैं। उसने ढूंढा कहीं मेंटली थोड़े से रिटार्ड हैं लेकिन सिंगर बड़े अच्छे हैं। उसने ढूंढा कहीं बच्चे ऐसे हैं
जो कि एकेडमिकली नंबर लेने, रट्टे लगाने, मैथ नहीं कर सकते, लेकिन नेचर को बड़ा अच्छा समझते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी समझ बूझ बहुत ज्यादा है। उसने कैटेगरीज बनाई तो कैटेगरीज बनी 9। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दुनिया में आ गई। ये 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। दुनिया में जहानतों की किस्म 9 है। 91 में डैनियल गोल्डमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया इमोशनल इंटेलिजेंस को। इस वक्त ये 11 है टोटल, 9 से 10 और 10 से 11वीं इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे दुनिया जा चुकी है। अब गुजारिश ये है कि ये सारे जो इंटेलिजेंस है ये अल्लाह की दी हुई एनर्जीज है इंसान में। वो कहता है किसी में मुमकिन है नंबर लेने वाली एनर्जी ना हो, किसी में नेचर को समझने वाली हो सकती है। कोई डाटे का बंदा है, कोई अपनी जात में गुम रहने वाला बंदा है, कोई फिलोसोफर है, कोई सोशल है, कोई बंदा जो उनसे है उसकी और कोई स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो लिख सकता है, क्रिएशन कर सकता है। कोई और कुछ है कि नहीं है, उसमें एक जीनियस है, फिजिकल जीनियस, वो स्पोर्ट्समैन है। किसी में एक जीनियस है, अल्लाह ने उसका सारा टैलेंट उसके गले में, आवाज में रख दिया, गाने में रख दिया। किसी में ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी रखती है। तो गुजारिश ये है कि दुनिया के जो नए सारे एजुकेशन के सिस्टम्स हैं वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को देख के बनाए जा रहे हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, टैलेंट ड्रेन नहीं होना चाहिए कि काबिल लोग कहीं जाया हो जाए, दुनिया में आए और हम उनको इस्तेमाल ना कर सकें। उससे बेहतर है कि हम ढूंढें किसमें क्या काबिलियत है, किसमें क्या हुनर है और फिर उसको इस्तेमाल करके हम कामयाबी दें। तो आज हमें बड़ी जरूरत है कि अपने एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशनिस्ट को कम से कम इस थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवाएं और उन्हें बताएं कि एक रिन्यूअल की जरूरत है पूरे सिस्टम को। सही। अच्छा, एक कंपटीशन बड़ा ज्यादा आ गया बच्चों में, तो क्योंकि स्टूडेंट्स पे शो है आज, तो स्टूडेंट्स की इतना कंपटीशन है, उनसे स्टूडेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स में कंपटीशन है। यानी कि जो आईबी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो उसमें प्रोजेक्ट बच्चों को दिए थे, फिर होना ये शुरू हो गया कि प्रोजेक्ट बजाय कि बच्चे बनाए, वो माओ ने बना बना के भेज शुरू कर दी। क्योंकि कंपटीशन में हमारा बच्चा पीछे रहता है। पॉइंट ये है कि अगर आप उस प्रोजेक्ट सिस्टम में, इफ द मदर इज डूइंग द वर्क एंड फादर इज डूइंग पेंटिंग, के बच्चे की तो सही नहीं है, मैं बना के भेजता हूँ, वेयर गोज द प्रोजेक्ट सिस्टम? आई मीन हम पाकिस्तानियों ने तो प्रोजेक्ट सिस्टम को भी पीछे बेड़ा गर्क उसका कर दिया ना। तो ये कंपटीशन कैसे इसको खत्म किया जाए? को बच्चों जहनों से ये बात निकाली जाए कि बच्चे किसी घोड़ की रेस में नहीं हमने डाले हुए, वो एजुकेशन सिस्टम में। मैं इसका जवाब बिल्कुल हट के 180 पे नई बात करने लगा हूँ। इसी के जवाब में तारीख पढ़िए, हमने बड़े सगीर ने इतनी कुट खाई है, इतना हारे हैं कि अब दिल करता है हर जगह हम जीते। हमें क्लास में मुकाबला मिलता है, हमारा दिल करता है पूरी क्लास को हरा दें, हम नंबर 1 आ जाए। स्पोर्ट्स में हमारा दिल करता है हॉकी खेलने, टांगे सबकी टूट जाए, हम जीत जाए। और भाग रहे हैं, कोई भागे ना, बस मेरा बच्चा भागे। ये जो एक मुकाबला दूसरों से लगाने वाली बात है, ये छोटापन है। हमें सिखाना चाहिए बच्चे को कि तुम्हारा मुकाबला अपनी पिछली परफॉर्मेंस से, अगर तुम कल से बेहतर नहीं ना हुए तो तुम हार रहे हो। अगर आज का दिन और अगला दिन भी बराबर है, तुम हार रहे हो। सो बड़ा मुकाबला तो अपनी जात के साथ होता है, क्योंकि शऊर की कमी है, लोगों को पता नहीं है। एक बच्चे की कैपेसिटी है 60% नंबर लेने वाली, 70%, उसका मुकाबला कराएंगे 99 वाले से। खुदा के बंदो, थप्पड़ मार के गाल लाल भी की तो क्या लाल की, लाली तो नेचुरल होती है। तो आप अगर टैलेंटेड बंदा जो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है उसको देखो तो वो ज्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपके बच्चे का, मैं ये इसको एक फॉर्मूले की शक्ल दे देता हूँ कि नेचुरल टैलेंट प्लस उसकी डिस्कवरी, आपने डिस्कवर भी किया, और प्लस उसकी गाइडेंस भी मिल गई, यानी लोग भी ऐसे मिल गए, इज इक्वल टू सक्सेस। इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है कि 3 चीजें एक वक्त में जमा होगी, कि आपका नेचुरल टैलेंट भी था, आपने डिस्कवर भी कर लिया, और आपको साथ ही साथ ऐसे रहनुमा मिल गए, ऐसे कोच मिल गए जिन्होंने पॉलिश कर लिया। तीनों चीजें इज इक्वल टू सक्सेस। यहाँ होता क्या है, अपने टैलेंट का पता ही कोई नहीं, कभी दिल की आवाज नहीं सुनी। मैं किताब रिकमेंड करूंगा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, दी हीरो के नाम से, इरोना बायरन की किताब है, और मैं कहूंगा ये बड़ी मजे की आसान किताब है। दुनिया की 8-10 सक्सेस स्टोरीज हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स की, बिजनेस मॉडल्स की, और सक्सेसफुल कोई कोच की, जिन्होंने ये बताया कि कैसे कुदरत हमें बोल रही थी, कुदरत इशारे दे रही थी कि तुम्हें इधर नहीं जाना, तुम्हें इधर जाना है। लेकिन हमने जब वो ध्यान नहीं दिया तो नुकसान होने लग पड़ा, जब ध्यान दिया तो कामयाबियां मिलने लग पड़ी। तो टैलेंट, डिस्कवरी और साथ गाइडेंस आपको कामयाबी जरूर देती है। सही। मैं भी पेरेंट हूँ, आप भी पेरेंट हैं, हम लोगों को क्या ये बताएं, कैसे बताएं कि मैंने अपने बच्चे का हिडन टैलेंट कैसे डिस्कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बेटी है तो आई वुड कीप एन आई कि वो क्या ड्राइंग में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है या उसको म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो खैर म्यूजिक हम सुनने ही नहीं देते बच्चों को,
तो लेकिन बहरहाल आपने देखना कि किस चीज में बच्चा एंजॉय कर रहा है, दैट इज द पॉइंट जहां पे जाके आपको पता लगेगा कि मेरे बच्चे का एक्सपोजर किस तरफ है, टैलेंट किस तरफ है। आप क्या टिप्स देंगे सारे पेरेंट्स को कि हाउ दे हैव टू डील विद देयर चिल्ड्रन? अच्छा, नंबर 1 याद रखिएगा कि जिस चीज का टैलेंट होता है ना, उस काम में बच्चा या कोई भी शख्स टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता है। हाँ। डूब के करने की निशानी, जिसमें बार बार घड़ी देखनी पड़ती है ना, हाँ। जिसमें बार बार घड़ी की सुइयों की तरफ ध्यान जाता है, इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल टैलेंट नहीं है आपका। नेचुरल टैलेंट आपको टाइम एंड स्पेस से आउट करता है, नंबर 1 निशानी। नंबर 2 याद रखिएगा कि नेचुरल टैलेंट जो है उसका डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ काउंसलर, मुझे दुनिया के नंबर 1 स्पीकर का नाम पता है, उसके ट्रेनिंग कोर्सेज का पता है, उसकी किताब कौन सी है वो पता है, वो कहाँ कहाँ करवा, उसके स्टूडेंट्स कौन से हैं, किस मुल्क में रहता है, वो कहाँ गया है। मेरा डाटा अपने काम, अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट पे खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा मिसाल है, एक यूनिवर्सिटी में गया, मैथ्स कॉम के बच्चे थे, मैंने एक बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते? सर मैं एंकर बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप इस मुल्क के 5 एंकर्स के नाम बताएं। तुम जानते हो 2 एंकर्स के बाद वो ठुस हो गए। अच्छा, मैंने कहा चले 2 को पकड़ते हैं, इन 2 के प्रोग्रामों के नाम बता दें। वो एक का नाम बता सका, दूसरे का नाम ही नहीं पता था। अच्छा, मैंने कहा जिसका तुम नाम लिया है, एंकर का भी नाम और प्रोग्राम का भी नाम, अगली बात ये कब से प्रोग्राम चल रहा है? कहता है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने कहा इस प्रोग्राम का मेन थीम क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये एंकर पहले कहाँ कहाँ था, इसकी लाइफ स्टोरी क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कितना अरसा रिपोर्टर रहा, ये एंकर कैसे बना, कुछ नहीं पता। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारे हीरो का पता है और हीरो की इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं पता। नेचुरल टैलेंट आप ना चाहते उसका डाटा इकट्ठा करते। 2 बातें। तीसरी बात याद रखिएगा, आपको कुदरत इशारे देने लग पड़ती है। कुदरत कभी किसी की आवाज से बोलेगी, कभी किसी रेडियो टॉक से बोलेगी, कभी किसी किताब से बोलेगी, कभी किसी इशारे से, वाक्य से बोलेगी। आप कुदरत की जुबान को जब समझना शुरू करोगे तो पता लगेगा कि मैं दुनिया के ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, मुझे अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर झाती मार। देखो सूफिया इकराम भी कहते रहे अपने अंदर झाती मार। इकबाल से अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। और सुल्तान बाहू का तो बहुत शानदार जुमला है कि तेरे अंदर आब हयाती हूँ, यानी आब हयाती जो लाइफ है, रियल लाइफ, वो तेरे अंदर मौजूद है। चौथा जो नुकता है, चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जिस चीज का अपने टैलेंट होता है ना, जो आपको कुदरत गिफ्ट करती है, उसके ट्रैक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे रास्ते बन जाएंगे, आसानियां मिलने लग पड़ेंगी, शाबाशियां मिलने लग पड़ेंगी, कई लोग तारीफ कर देंगे, कहेंगे यार क्या बात है जी, आपको देखें आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप तो गाते बड़ा अच्छा है, आपकी जी मैंने तहरीर पढ़ी यार, क्या शुस्ता तहरीर है यार, क्या बात है आपकी। आपको कहीं ना कहीं से उसके ट्रैक बनते नजर आएंगे। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि डिफिकल्ट मोस्ट है, याद रखिए जिस काम में आपका नेचुरल टैलेंट होता है ना, उस काम से आप थकते नहीं। वो काम थकावट की बजाय उल्टा चार्ज कर देता है। आप किसी अच्छे स्पोर्ट्समैन को थकने के बाद क्या खेलना, वो फिर भी खेलेगा, क्योंकि खुशी होगी उसको। आप किसी अच्छे बोलने वाले को पूरा दिन बुलाएं और फिर कहीं बोलना, वो फिर बोलेगा, क्योंकि उसका काम बोलना है। नेचुरल टैलेंट, पंखे को हवा देने में तकलीफ नहीं होती, वो बना ही हवा देने के लिए। जो गॉड मेड है, जो अल्लाह ने बनाया, ये कैसे मुमकिन है कि वो थके, उसको एक फ्लो फील होता है, और वो फ्लो जो सा है वो एक इनर पुश होता है, चीज है जो भगाती है उसको। बड़ी मजे की बात है ना, नेचुरल टैलेंट की बात कर रहे थे, मेरा और कासिम साहब दोनों का हमारा नेचुरल टैलेंट ये कि हम बोलते हैं। और अक्सर लोग जब मुझे मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं आप तो बिल्कुल इतनी खामोश सी हैं, आप कैसे ब्रॉडकास्टर हैं। तो हम जब माइक के सामने आए तो फिर हम बोलना शुरू करते हैं, और हम बोलते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वक्त कितना गुजरेगा, बिकॉज वी इंजॉय व्हाट वी आर डूइंग। और जिस तरह रेडियो के लोगों की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है ना, आपकी हमें सेटिस्फेक्शन होती है माइक के सामने बैठ के, टीवी के शख्स को सेटिस्फेक्शन होगी एंकर बन के। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। तो ये जानना कि क्या चीज़ मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, जो मुझे खुश कर रही है, जिसको करने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, वो है आपका करियर। अब लास्ट में आपसे पूछना ये चाहूंगी कि पाकिस्तान में ट्रेंड है, बच्चे आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, कैसे गाइड करते हैं, क्या आप उनको रेकमेंड करते हैं? देखिए, मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की बातें तो हो रही हैं, डिस्कशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स होते हैं। एक यूनिवर्सिटी में कोई कैरियर प्लेसमेंट भी बना हुआ है, अच्छा, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है, जो उसका हेड बना हुआ है उसको भी नहीं पता कैरियर प्लेसमेंट होती क्या है। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन कुछ बेसिक साइंस बता देता हूँ कि जिन लोगों के लिए आसान होता है अपने करियर तक पहुंचना, असल मकसद एम तक पहुंचना। नंबर 1, ऐसे लोग स्ट्रगलर होते हैं, जो टकरे मार रहा है, कोशिशें कर रहा है, उसका रास्ता बन जाता है। आपके हाथ में 15 चाबी हैं, एक ने लगना है। आप अगर 15 को ट्राई नहीं करते ना, आपको कभी पता नहीं लगेगा। आप जो कोशिशें कर रहे हैं ना, कोशिशें को नतीजा दे ही देंगी। नंबर 1। नंबर 2 ऐसा होता है कि ऐसा बंदा जो है ना, वो मेहनती होने के साथ साथ ब्रेव होता है। जिसमें बहादुरी नहीं है ना,
कुछ छोड़ने की बहादुरी नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके मेरे तारुफ में शामिल है कि जी हम स्पीकर्स हैं, हम आरजे हैं, हम कम्युनिकेटर हैं, हम काउंसलर हैं, हम मीडिया पर्सन्स हैं। आज फर्ज करो बरीरा या कासिम को किसी को पता लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, हमें इतना बहादुर होना चाहिए कि पिछली जिंदगी को काटा मार सके। जो बहादुर नहीं है ना वो मुनाफिक होगा, फिर वो मुनाफिकत करेगा किसके साथ? अपने साथ। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अपनी आवाज को दबाया जाए, अंदर की आवाज को दबाया जाए। तो ये ब्रेव होने वाला, जो इनिशिएटिव लेने वाला ब्रेव इंसान है वो आगे निकल जाता है। नंबर थ्री वो लोग आगे निकलते हैं जो सोशल है। जब आप दुनिया को देखते हैं ना, मैं पर्सनल अपनी लाइफ की एक छोटी सी मिसाल दूं। मैंने अपने बच्चों को जिस भी मेयार की एजुकेशन दी है, वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन जो भी है, तो इस मिलने उन्हीं से लेना, इसी बाजारों, इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं इदारों से बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने उनके एक्सपोजर को बढ़ाया। मैं अपने तमाम दोस्तों को मिलवाता हूँ, मैं रंग रंग की फील्ड्स के लोगों को मिलवाता हूँ, मैं नई नई जगहों पे लेके जाता हूँ, मैं नए एक्सपोजर में डाल देता हूँ। वजह क्या है? बच्चा इस दुनिया में ढूंढे उसका मैच किससे है, फील्ड का मैच किससे, उसका दिल किन कामों में जुड़ता है। उसको पता ही नहीं है, अगर मिसाल लीजिए, उसको पता ही नहीं है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी कोई चीज है। उसको पता ही नहीं है कि नेशनल ज्योग्राफिक वालों को जो एनिमल साइंस है उसके एक्सपर्ट्स चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि जो फॉरेस्ट्री है, जंगलियात का मौजू है, उस पर कितना काम होना बाकी। उसको पता ही नहीं है कि एग्री में अभी कितनी गुंजाइश है रिसर्च की। उसको पता ही नहीं है कि फार्मा में, मेडिसिन में कितनी रिसर्च होनी बाकी है। जब तक उसका एक्सपोजर नहीं है वो ये ढूंढ नहीं पाएगा। यानी घर में बंद बंदा, डब्बी में कैद, कमरे में बंद, यूनिवर्सिटी से बाहर उसने दुनिया नहीं देखी, वो कभी नहीं ढूंढ पाता कि मैंने जाना किधर है। याद रखिएगा, एक फैसला एक लम्हे में होता है। मैं इस बात के साथ क्लोज करूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से बिजनेस की तालीम लेने गए थे, सबको पता है। लेकिन वहां एक पार्क में, हडर पार्क में, वो एक तकरीर सुन रहे थे किसी स्पीकर की। वो स्पीकर जो सा था वो पॉलिटिशियन था। उसकी स्पीच सुनते हुए जिन्ना जैसा बड़ा इंसान फैसला करता है कि मुझे बिजनेस की तालीम नहीं लेनी, मुझे पॉलिटिशियन, सियासतदान, लीडर बनना है। और उस जमाने का ट्रेंड था कि बहुत से लीडर्स जो उनसे थे उन्होंने कानून की तालीम हासिल की होती थी। तो जिन्ना ने लिंक्डइन में एडमिशन लिया और पूरा वाकया के रसूलुल्लाह का नाम वहां लिखा हुआ देखा और फैसला किया कि मुझे वकील बनना है। यंग एज में वकील बनते हैं तब भी आपका बड़ा फेम होता है, पॉलिटिक्स में आते हैं तब भी बड़ा फेम होता है। अल्लाह ने काम आपसे और बड़ा लेना था। मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, डिसीजन होता है मुल्क बनाने का। आप कभी तहरीके पाकिस्तान के आखिरी 18 साल पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वाकई ही कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट था। जिन्ना गिफ्टेड इंसान था। पैशन, प्रोफेशन एक था उसका। वो बनते बनते वो बन गया जो हमें चाहिए था। वो लीडर बना, पाकिस्तान बन गया। हम हमेशा पाकिस्तान बनने की कहानी को पढ़ते हैं, जिसने पाकिस्तान बनाया। कभी उसकी पैशन और प्रोफेशन की कहानी को नहीं पढ़ते कि कैसे बिजनेस की तालीम लेने वाला कानून की तालीम की तरफ जाता है, कैसे कामयाब वकील, कामयाब सियासतदान बनने जाता है, और कैसे कामयाब सियासतदान एक ऐसा लीडर बनता है कि हमें मुल्क मिल जाता है। ये कहानी अगर बरीरा निसाब में शामिल हो जाती हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी ट्रैक्स मिलेंगे, वो भी अपनी खोज, अपने अंदर झाती मारेंगे और उनके भी फैसले जो उनसे हैं वो बरकत वाले हो जाएंगे। सही। सो कैरियर काउंसलिंग का आज हमारा शो था। इसका कंक्लूजन दे दिया कासिम साहब ने। यही हम कहेंगे एंड में भी कि बी ब्रेव, टेक इनिशिएटिव, अपने अंदर की आवाज़ सुने। किसी फील्ड में स्कोप नहीं होता, स्कोप आपकी अपनी ज़ात के अंदर है। जितना आप में टैलेंट है, जितनी मेहनत करेंगे उस साइड पे, एंड में ये होगा कि आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। आप यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। ये नहीं कि आप बनेंगे कुछ और आप बनना कुछ और चाहते थे, वो एक बहुत बड़ा पछतावा होता है ज़िंदगी का आपकी। सो एनीवेज, यकीनन जितने स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स, आप लोगों की फीड, अगर कोई आप मशवरा देना चाहते हैं आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। फीडबैक देने का तरीका है, आप लोग ईमेल भेज सकते हैं djbarira@fm100pakistan.com, और आप लोग फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं RJ बरीरा फैसल खान, और आप कमेंट्स दे सकते हैं अपने। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मिलेंगे। कासिम अली शाह साहब का पेज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल है कासिम साहब वक्त निकाल के जवाबात भी दे देते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारे पास एक नया सब्जेक्ट होगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।